इजिप्ट के इन पिरामिड्स को इंडियन गॉड्स ने बनाया है, ये दावा कुछ समय से इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसका बेस है इजिप्ट में मिली तमिल और संस्कृत लैंग्वेज की कुछ कार्विंग्स और इजिप्ट के एक एंशिएंट पोर्ट पर खुदाई में मिले हिंदू देवी देवताओं के स्टैचूज। पर क्या ये सच है? तो देखो, इजिप्ट की सबसे खतरनाक और पुरानी जगहों में से एक है वैली ऑफ द किंग्स, जहां हजारों साल पहले इजिप्शियन फेरोज को उनके खजाने, उनके सर्वेंट्स और कुछ लोग कहते हैं उनके कर्सेस के साथ दफनाया गया था। यहाँ के टॉम्ब्स के दीवारों पे इजिप्शियन हायरोग्लाइफ्स लिखी हैं, यानी एक ऐसी स्क्रिप्ट जो सिर्फ इजिप्शियन प्रीस्ट समझ सकते थे और जिन्हें पढ़ना आज भी दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन साल 2025 में जब एक इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन टॉम्ब्स की दीवारों को हाई रेजोल्यूशन डिजिटल इमेजिंग से स्कैन किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इजिप्शियन हायरोग्लाइफ्स के बीच में कुछ और भी कार्व्ड था, ऐसे सिंबल्स, ऐसे अक्षर जो इजिप्ट के नहीं थे। ये कार्विंग्स हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन की थी। ये कार्विंग्स थी इंडिया की, और ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसने उन तमाम थ्योरीज को हिलाकर रख दिया जो आज तक इजिप्शियन पिरामिड्स और उनके आसपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में बनाई गई थी। अब सवाल यह है कि इजिप्ट के अंदर फेरोज की टॉम्ब्स की दीवारों पे भारत की भाषा में क्यों लिखा हुआ था? कौन था वो जो इंडिया से यहाँ तक आया था? और क्या सच में इजिप्शियन पिरामिड्स को बनाने में किसी इंडियन गॉड का हाथ लेना? तो दिसंबर 2025 में एक इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के प्राचीन पोर्ट बेरीनाइक के पास जो रेड सी के करीब है एक और चीज डिस्कवर करते हैं जो सबको शॉक कर देता है। ये था एक स्टैचू, और स्टैचू में 3 फिगर्स थे। ये एक्चुअली वृष्णि त्रिमूर्ति की तस्वीर थी जिसमें वासुदेव, भगवान कृष्ण और बलराम को दिखाया गया था। और जब इस स्टैचू की कार्बन डेटिंग हुई तो ये पता चला कि ये स्टैचू 1st या फिर 2nd सेंचुरी की है, यानी लगभग 1800 साल पुरानी। अब इजिप्ट के जमीन पर भगवान श्री कृष्ण की स्टैचू कई सवाल उठाता है कि आखिर ये वहां पर कैसे पहुंची और क्या इजिप्शियंस भी भगवान कृष्ण को पूजते थे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 20th सेंचुरी में, जब एक फ्रेंच स्कॉलर जोस बेलेट पहली बार वैली ऑफ द किंग्स में आया। उनका काम था इन टॉम्ब्स के अंदर की राइटिंग्स को डॉक्यूमेंट करना। लेकिन जब उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा तो उन्हें एक चीज बहुत ही अजीब लगी। यहाँ की तमाम राइटिंग सिर्फ इजिप्शियन हायरोग्लाइफ्स नहीं थी, बहुत सारी कार्विंग्स और सिंबल्स ऐसे थे जो बिल्कुल एशियाटिक लग रहे थे। मतलब उनका ओरिजिन इजिप्ट या उसके आसपास के इलाके से नहीं था, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एशिया से थी। ये डिस्कवरी अपने आप में एक दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि जब भी पिरामिड्स का मिस्ट्री एक्सप्लोर होता था तो लोग पहले इजिप्ट की हिस्ट्री में झांकते थे। लेकिन जोस की डिस्कवरी के बाद ये क्लियर हो गया कि इस रहस्य का आधा हिस्सा किसी और देश में छुपा हुआ है। लेकिन कौन से देश में? इस सवाल का जवाब जोस कभी पता नहीं लगा पाया। उस वक्त ना तो इतने अच्छे इक्विपमेंट थे, ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उनकी डिस्कवरी 20th सेंचुरी के एक एग्जाम्पल बन के रह गई और धीरे धीरे ये बात दुनिया भूल गई। पर फिर 2020s में प्रोफेसर इंगो स्टॉर्च और प्रोफेसर चार्लो स्मिथ ने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश दोबारा शुरू की, और इस बार वो कामयाब भी हुए। लेकिन उन्हें एक डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। तो देखो, इन्होंने जब हाई रेजोल्यूशन डिजिटल इमेजिंग, एडवांस लाइटिंग टेक्निक्स और आरटीआई यानी रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग से इजिप्ट की टॉम्ब्स में मिले सभी इंस्क्रिप्शंस को इंडिविजुअली स्कैन किया ना, और फिर दुनिया भर की अलग अलग लैंग्वेजेस के टेक्स्ट सैंपल से मैच किया, तो उन्हें इजिप्ट की टोटल 6 टॉम्ब्स में मल्टीपल इंडियन टेक्सचुअल इंस्क्रिप्शंस मिली। इनमें से 20 इंस्क्रिप्शन तमिल ब्रह्मी में थी और बाकी कुछ इंस्क्रिप्शन संस्कृत और प्राकृत। जरा इस बात की एक्चुअल इंपॉर्टेंस को समझो। तो तमिल ब्रह्मी वो स्क्रिप्ट है जो मोस्टली साउथ इंडिया में यूज होती थी, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और केरला के इलाके में 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक, यानी लगभग 600 सालों तक। और संस्कृत और प्राकृत नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस थी। तो एक तरफ साउथ इंडिया की स्क्रिप्ट, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस, दोनों एक साथ एक जगह पे मिल रही है, और वो जगह है इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, ये एक सॉलिड प्रूफ था कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग एक ही वक्त में इजिप्ट में गए थे। इस डिस्कवरी को ऑफिशियली रिवील किया गया तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में, और तब से ये दुनिया भर में वायरल हो रही है। अब ये समझो कि ये डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों है। तो देखो, तमिल ब्रह्मी एक बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है और आज तक ये स्क्रिप्ट सिर्फ इंडिया के अंदर ही मिली थी। तमिलनाडु की पुरानी गुफाओं में, ट्रेड रूट्स के किनारे बने शेल्टर्स में, जैन और बुद्धिस्ट साइट्स पे
मतलब ये स्क्रिप्ट कभी भी इंडिया की सीमाओं से बाहर नहीं निकली थी। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में इंडियन कल्चर से कुछ निशान जरूर मिले हैं, लेकिन वो ज्यादातर ना हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म के फैलने की वजह से थे। अब इजिप्ट का तो कोई भी सवाल नहीं था, क्योंकि इजिप्ट इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर है। बीच में पूरा का पूरा अरेबियन समुद्र है, अरब का रेगिस्तान है, रेड सी है। अब इतनी दूर कोई इंडियन स्क्रिप्ट मिलेगी, ये किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसीलिए जब ये खबर आई कि वैली ऑफ द किंग्स में तमिल ब्रह्मी मिली है, तो पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस के लिए ये एक शॉक जैसा था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि प्राचीन भारतीय लोग केवल अपने इलाके में नहीं रहते थे, बल्कि वो इतनी दूर तक जाते थे कि उनकी भाषा इजिप्ट के फैरो की टॉम्ब की दीवारों तक पहुंच गई थी। और ये बात उन तमाम वेस्टर्न किताबों को गलत साबित करती है जिनमें लिखा था कि प्राचीन भारतीय अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिसमें यह लिखा हुआ है कि वो एक आइसोलेटेड सिविलाइजेशन थे, कि उन्हें दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये डिस्कवरी कहती है कि नहीं, भारत के लोग दुनिया भर में गए थे, उन्होंने दुनिया देखी और अपने निशान छोड़े, ऐसे निशान जो 2000 साल बाद भी कोई मिटा नहीं पाया। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। इन 6 टॉम्ब्स में से 5 टॉम्ब्स में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था। वो नाम था सिकाई कोरान। जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि दीवारों पे जो पूरा सेंटेंस लिखा था वो था सिकाई कोरान वाराकांटा, जिसका ट्रांसलेशन होता है सिकाई कोरान यहां आया और उसने देखा। एक और टॉम्ब में लिखा था कोपान वंतरा कंटान, यानी कोपान यहां आया और उसने देखा। ये पढ़ के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये सिकाई कोरान कौन था, ये कोपान कौन था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने यहाँ आकर ऐसा क्या देखा जो इतना जरूरी था कि उसे पत्थर पे कार्व करना पड़ा। तो इंटरनेट पर बहुत सारे क्लेम्स वायरल हो रहे हैं कि ये कोई प्राचीन इंडियन गॉड का नाम है जिसे इजिप्शियन कल्चर में बदल दिया गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। और उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें इंडिया से 5638 किलोमीटर दूर ग्रीस जाना होगा, क्योंकि इन टॉम्ब्स में सिर्फ 30 मेंशंस इंडियन लैंग्वेजेस में है, लेकिन 2000 से ज्यादा ग्रीक ग्राफिटी में, सेम टॉम्ब्स में, सेम स्टाइल में। और जब उन ग्रीक इंस्क्रिप्शन का ट्रांसलेशन हुआ ना, तो कुछ बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा इंडियन इंस्क्रिप्शंस में था। डिफरेंट ग्रीक नाम लिखे हुए थे और नाम के बाद वही फ्रेज लिखा हुआ था, ही केम एंड सो, वो आया और उसने देखा। जब पूरे इतिहास को एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि उस दौर में इजिप्ट पे रोमन एम्पायर का कंट्रोल था और रोम का ग्रीस के साथ एक मैसिव ट्रेड नेटवर्क था। ऑलिव ऑयल, वाइन, टिम्बर, मेटल, सॉल्ट, फिश, टेक्सटाइल्स, इजिप्ट और ग्रीस के ट्रेडर्स इन सब का आपस में व्यापार करते थे। और जो बड़े ट्रेडर्स इजिप्ट में बिजनेस करने आते थे ना, उनके नाम वहां की टॉम्ब्स की दीवारों पे कार्व किए गए थे। एक तरह का स्टोन रिकॉर्ड, एक निशानी कि ये महान व्यापारी हमारे देश में आया था और उसने यहाँ की चीजें देखी थी। यानी आज के जमाने में हम कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली साइन करते हैं, लेकिन 2000 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स पत्थर पे लिखे जाते थे। जब भी कोई ट्रेडर आता था, वो माल देखता था, क्वालिटी वेरीफाई करता था और फिर पत्थर पे कार्व हो जाता था कि इस ट्रेडर ने ये चीज देख ली है, अब ये डील फाइनल है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये प्राचीन वर्ल्ड के लीगल एग्रीमेंट्स थे। इसलिए जब ये ट्रेड रूट्स इंडियंस के लिए भी खुले तो भारत के ट्रेडर्स भी इजिप्ट जाने लगे। साउथ इंडिया के पोर्ट्स जैसे कि मुजिरिस जो आज के केरला में है और कोरकाई जो आज के तमिलनाडु में है, वहां से शिप्स चलती थी जो मॉनसून विंड्स का सहारा लेकर रेड सी तक जाती थी और वहां से इजिप्ट के पोर्ट्स तक पहुंचती थी। ये सफर आसान नहीं था। समुद्र में महीनों का सफर था, तूफानों का खतरा था, पायरेट्स का डर था और बीच रास्ते में अगर कुछ हो गया तो कोई भी बचाने वाला नहीं था। लेकिन इंडियन ट्रेडर्स इतने स्किल्ड थे कि वो मॉनसून विंड्स का पैटर्न समझते थे। वो जानते थे कि कब हवा किस डायरेक्शन में चलेगी और उस हवा के सहारे अपनी शिप्स को हजारों किलोमीटर दूर इजिप्ट तक लेकर जाते थे। जब हवा का डायरेक्शन बदलता था तो वो वापस इंडिया आ जाते थे। ये पौराणिक नेविगेशन का एक मास्टरपीस था और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है एक किताब जो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी, जिस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एराइथ्राइन सी। ये किताब एक रोमन ट्रेडर ने लिखी थी जिसने खुद इन समुद्री रास्तों पे सफर किया था। इस किताब में उसने डिटेल में लिखा है
कि साउथ इंडिया के पोर्ट से जहाज कैसे चलते थे, कहां कहां रुकते थे और इजिप्ट के कौन से पोर्ट पे पहुंचते थे। इस किताब के मुताबिक साउथ इंडिया का मुजिरिस पोर्ट उस जमाने का सबसे बिजी ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जहां से हर साल डजन्स ऑफ जहाज मसालों से भरकर निकलते थे। ये जहाज पहले अरेबियन सी पार करते थे, फिर अरब के किनारे किनारे चलते हुए रेड सी में एंटर करते थे और फाइनली इजिप्ट के बेरेनाइक पोर्ट पे पहुंचते थे। ये पूरा सफर लगभग 40 से 50 दिनों का था, अगर हवा सही हो तो। लेकिन अगर मॉनसून विंड्स लेट हो जाए या समुद्र में तूफान आ जाए तो ये सफर महीनों तक खींच जाता था। और सबसे खतरनाक बात ये थी ना कि बीच समुद्र में अगर जहाज को कुछ हो गया तो कोई भी बचाने वाला नहीं था। ना कोई कोस्ट गार्ड थी, ना कोई रेस्क्यू टीम थी, ना कोई रेडियो सिग्नल, सिर्फ तुम हो, तुम्हारा जहाज है और चारों तरफ समुद्र है। इस हिसाब से सोचिए तो उस जमाने के ये इंडियन ट्रेडर्स कितने बहादुर थे कि अपनी जान का खतरा उठा के हजारों किलोमीटर का सफर करते थे, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने देश के मसाले और मोतियां बेच के अपने लोगों के लिए कुछ कमा सके। और उन्हीं ट्रेडर्स के निशान आज हमें इजिप्ट की जमीन है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और इस आर्कियोलॉजिकल डेटा से आपको इंडियन के कल्चर, डाइवर्सिटी और हमारे ट्रेडर्स की पहुंच के बारे में काफी कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।